ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। गुज़श्ता 15-16 बरसों में जो हमने जुडिशल एक्टिविज़म की एक तारीख़ देखी, क्या 26वीं आइनी तरमीम इस जुडिशल एक्टिविज़म का ख़ात्मा कर सकेगी? अगरचे कि इसमें सियासतदान भी शामिल रहे, दीगर मुक़्तदिर हल्के भी शामिल रहे, ब्यूरोक्रेसी का भी एक रोल रहा, तो क्या ये जो अभी 26वीं आइनी तरमीम जो है वो पास की गई है पार्लियामेंट की तरफ से, तो क्या इसके बाद जो है अदलिया का दायरा कार जो है वो तय किया जा सकेगा? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब। आरिफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आरिफ चौधरी साहब, एक तारीख रही है हमारी, नज़रिया ज़रूरत से शुरू हो जाएं तो आपके पास बेतहाशा वाक़यात हैं बताने को, लेकिन हमने जो पिछले 15-16 साल में एक जुडिशल एक्टिविज़म देखा, उसकी मिसाल कहीं पर भी नहीं मिलती। क्या आप समझते हैं कि ये जो 26वीं आइनी तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर हुई है, ये अदलिया को उसके आईनी और कानूनी दायरा कार में लाने में मुआविन साबित होगी? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये ध्यान रखनी चाहिए कि जो जिसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है उससे दो हिस्से हैं। एक वो जुडिशियल एक्टिविज्म या जजेस का प्रोएक्टिव होना, जुडिशरी का प्रोएक्टिव होना होता है कि जहां वो बड़े ज्यादा सेंसिटाइज हो जाए उन इश्यूज से मुतल्लिक जो पब्लिक की रिफा से मुतल्लिक हो, जहां लोगों की मफाद की बात हो, और वहां वो अगर आम हाल कोई नहीं मौजूद तो वो उस पर नोटिस लें। दूसरा मामला जिसको बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है और वो है कि जहां जजेस ने ऐसे मामलात में मुदाखलत की जो पॉलिटिकल थे और उसमें उन्होंने ऐसे फैसले किए कि जिसमें कुछ प्राइम मिनिस्टर जो थे उनको भी उन्होंने फारिग कर दिया। अगर गौर किया जाए तो इस सारे मामले में कहीं भी सियासी हुकूमतें नहीं थी। जो पीछे था वो वही था जिसने आज भी ये तरमीम करवाई है। अगर कोई ये समझता है कि इस तरमीम के नतीजे में जुडिशरी जो है वो ताकतवर हुई है, मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, तो वो बिल्कुल ही मैं समझता हूं कि अच्छा नहीं सोच रहा, गलत उसकी सोच है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा की गई है, बज़ाहिर तो ये लगता है कि जनाब कंट्रोल, और वो भी बड़े खुश है कि जैसे सियासतदान वो कहते हैं कि जनाब अब तो नहीं होगा कि कोई हमारे मुकदमे खोल सके या हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करप्शन के मामला पे कर सके। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब तक वो मुक़्तदरा के साथ है, उनके हाथ में है, यदि वो मुक़्तदरा के हाथ में है, उस वक्त तक तो जाहिर है कि ये चीजें होंगी, चूंकि ये बराह रास्त जो जुडिशरी है वो मुक़्तदरा के मातहत कर दी गई है। ये सारी की सारी अमेंडमेंट जो है इसका मकसद ये है कि जजेस को अपॉइंट, जजेस तो पहले भी ज्यादातर वही से इशारा आता था कि फलां को जज लगा दो, फलां को पार्लियामेंट के अंदर की गई है। पार्लियामेंट के अंदर ये तो ये कहना भी दुरुस्त नहीं होगा कि पार्लियामेंट में जितने भी लोग हैं वो कहीं और से अपॉइंट हुए हैं, इलेक्ट होके नहीं आए, सेलेक्ट हुए हैं। बहरहाल वो अपने अपने हलकों से जीतकर अवाम के नुमाइंदगान मौजूद हैं। मेरी बात सुने ना, ये बात जो है ये मैंने नहीं कही कि सारे के सारे जो है वो अवाम के नुमाइंदे नहीं है। मैं ये बात कतई नहीं की। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि अवाम के नुमाइंदे होने का वो दावा कर रहे हैं, उनके अपने इलेक्शंस जो हैं उन बहुत बड़े सवालिया निशान उसके ऊपर मौजूद है। वो तो हमारी पूरी एक तारीख है इलेक्शंस की, और सब में ही धांधलियों के इल्जाम भी लगते हैं। और इस बात सुने जी, अगर तो आप सवाल करेंगी तो मैं जवाब दूंगा। अगर तो उस तारीख को देखा जाए तो फिर जुडिशरी की ये इस तरह की आप ओवर स्टेप करने वाली या जुडिशियल एक्टिविज्म वाली तारीफ है, तो हमारी जो अपना मुकर्रना उसका रोल जो रहा है वो भी गुलामों वाला रोल रहा, जिसने जो कहा उसके मुताबिक उन्होंने कर दिया। यानी मतलब है कि कहीं उन्होंने भी अपने आप को साबित नहीं किया कि वो कहीं खड़े हुए हैं। उन्होंने भी ज्यादा जोर, अब भी उनका ज्यादा जोर जो है वो वही चला है कि जहां लोगों को थोड़ा बहुत इंसाफ मिल जाता था या लोग आम आदमी जो है वो जाके फरियाद कर सकता था और उससे दादरसी हो सकती थी, उसको उन्होंने खत्म करने की कोशिश की है। बाकी तो और तो कुछ भी नहीं, उन्होंने लोगों के लिए तो कुछ नहीं किया। लेकिन आरिफ चौधरी साहब, सुमोटो के जरिए हमने ये डेमो की तामीर के फंड्स वाला मामला भी देखा, फिर हमने आर्टिकल 63 को रीराइट करने वाला मामला भी देखा, तो ये मनचाही तशरीहें भी सामने
आई, सिर्फ ये सियासी पार्लिमानी और कानूनी मामलात की अपने तौर पर जो तशरीहात की गई ये भी हमारे सामने आई। फिर आप मुशर्रफ दौर में देखें कि क्या ये फैसले नहीं हुए, क्या आइन में ये इख्तियारात नहीं दे दिए गए जो मांगे ही नहीं गए थे, जो सदर की तरफ से, उस वक्त के सदर की तरफ से मांगे ही नहीं गए थे, और आपने जो है वो इख्तियारात दे दिए। तो जब ये एक तारीख हो तो फिर तो लेना जी, आपने अपनी सुनाने के लिए अगर मुझे कॉल की है तो आपकी मर्जी है। नहीं सर, आप रखिए, मैं सिर्फ पॉइंट रेज कर रही हूँ कि आप इस तनाजुर में बात करें। नहीं, मैं आप थोड़ी सी आपको अर्ज कर दूं ना। सूरत हाल ये है कि ये जो भी आप मिसालें दे रही हैं, ये वो सारी है जहाँ फौजी हुक्मरानों को उन्होंने ताकत दी, सियासतदानों को तो उन्होंने यानी रगड़ा है, यानी मतलब और रगड़ा उन्होंने उसके कहने पे है, यानी फौजी हुक्मरानों के कहने पे उन्होंने ये सब कुछ किया है। अगर यानी मुशर्रफ को ताकत दी थी तो मुशर्रफ फौजी डिक्टेटर था उसको। और दूसरा मैं आपको एक करूं कि सियासतदानों का जो रोल रहा है, जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, जो दावा कर रहे हैं कि जनाब उन्होंने ताकत अपनी वापस ली, उनका रोल ये रहा है कि वो आपस में ये एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। यानी नवाज शरीफ साहब जो थे वो काला कोट पहन के, काली टाई लगा के मेमो गेट केस में जाके खड़े हो गए सुप्रीम कोर्ट में अपने ही लोगों के खिलाफ, सियासतदानों के खिलाफ। तो मामला ये है कि दोनों तरफ एक ही सूरत हाल है। होना ये चाहिए था कि ये जंग जो है ना, ये इस तरह इसको अंजाम पजीर करने की कोशिश ना की जाती कि जो कहा जा रहा है कि जनाब उन्होंने मुकर्रर अपनी ताकत वापस ले ली है। उन्हें ये चाहिए ये था कि वाकई अगर पाकिस्तान के अवाम से दिलचस्पी थी तो वो अमेंडमेंट्स करते जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकेकार साफ और शफाफ हो जाता, और उसका म्यार एक मुकर्रर कर देते कि किस तरह के जजेस होंगे और उसमें किस तरह मुदाखलत को रोका जा सकता है। ये नहीं, इस तरह की ये तमाम चीजें तो पहले ही आइन में मौजूद हैं, क्या तरीकाकार मौजूद है, कौन कौन उसके लिए एप्लीकेबल हो सकता है, कौन उसके लिए बदला गया ना, उसको बदला गया ना। आप बात सुने ना, आइन में तो ये जो आई थी ना, ये बहुत मुश्किल से ये आ गई थी अमेंडमेंट कि जुडिशरी जो है वो अलहदा होगी। आपका आइन जो है ना इस वक्त वो बेसिकली ट्राइकॉटमी ऑफ पावर पे बिलीव करता था, और ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का मतलब यह है कि तीनों इदारे अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करेंगे, एक इदारा ओवर स्टेप नहीं करेगा दूसरा। ये आपने कहा और मैं भी बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि ओवर स्टेप हुआ, लेकिन जो जितना ओवर स्टेपिंग की है हालिया दिनों में पार्लियामेंट ने कि उन्होंने आइन तक को तब्दील कर दिया। आइनी अहकामात जो थे, आइन की जो रूह थी उसको ही बदल के रख दिया। 90 दिन के अंदर इंतखाब कराने का मामला आइन के अंदर लिखा हुआ था, उन्होंने कहा जी हम नहीं करवाते। ये निशस्तों वाला मामला जो है, मखसूस निशस्तों वाला, ये आइन की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने कहा जी हम नहीं देते, आपस में बांट लेते हैं। और आपका आइन जो है वो जिम्मेदारी कास्ट करता है इसके ऊपर। आपके जो इलेक्शन कमीशन है उसने कहा जी नहीं, मैंने अपनी मर्जी करनी है, हर मामले में अपनी मर्जी करनी है, मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी का रोल अदा करना है, मैंने अपना आइनी फर्ज नहीं अदा करना। तो इसलिए ये चीजें तो काश के ऐसा भी होता, हमारी ये सोच होती कि इन चीजों को दुरुस्त किया जाता। जितनी लेजिस्लेशन जितनी तेजी से की गई है सारी की सारी ये थी कि जनाब आने वाले दिनों में अगर कोई ये जो 8 यानी रुकनी बेंच है उसके फैसले के बाद ये मामला शुरू हुआ है, वरना तो इससे पहले मंसूर अली शाह साहब भी काफी ज्यादा इनके साथ फेवरेबल थे। बहुत सारे केसेस में मेरे ख्याल इससे पहले कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें मंसूर अली शाह जो उन्होंने इख्तिलाफ किया हो, वो काजी के साथ थे। लेकिन ये पहली दफा जब ये उन्हें नजर आया कि असल मसला तो यहाँ से शुरू हुआ जब लाइक माइंडेड जजेस, ये जैसे भी आपने कहा कि वो तो उनके जैसे ही फैसले, यानी उनके साथ ही खड़े होते थे, उनके ज्यादातर जो है वो उनके फैसले ये लाइक माइंडेड वाली बात जो है ना, मैं आपको एक अर्ज करूं, ये तो हर दौर में रही है। हमें कभी भी ये नजर नहीं आया कि जी फैसले जो है वो बहुत इंसाफ से हुए हैं, लेकिन मसला ये है कि उसमें कुछ ना कुछ रिलीफ जो था कॉमन मैन को मिलता रहा है, आम आदमी की सुनवाई होती रही है, और कहीं ना कहीं इदारे जो थे। तो आप क्यों समझ रहे हैं कि अब आम आवाम की सुनवाई नहीं हो सकेगी? मतलब तरीकाकार से, जजेस की तकर्री के तरीकाकार से आवाम को क्या फायदा या क्या नुकसान? सुन ले, इन्होंने ये किया था कि जब जजेस को अपॉइंट किया पॉलिटिकल बुनियादों पे, तो ऐसे जजेस आए जिन्होंने कभी हाई कोर्ट की शक्ल भी नहीं देखी थी, पीपल्स पार्टी के दौर में आए। मुस्लिम लीग नून ने अपने जाती मुलाजिम जो थे वो जजेस बनाए,
اور زیادہ تر ججز جو تھے جن کا ہم آج کہتے ہیں کہ جی وہ کھوسا تھا یا دوسرا ثاقب نثار تھا، یہ خود انہوں نے مسلم لیگ نون نے اپوائنٹ کیے تھے، اور اس کے بعد جب وہ چیف جسٹس بنے تو انہوں نے وہی کچھ کیا جو ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا تھا۔ یہ کبھی بھی اس پوسٹ پہ پہنچ کے وہ پھر وہ نکل جاتے ہیں سیاستدانوں کے ہاتھوں سے، پھر وہ کسی اور بڑی طاقت کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار کیا جا رہا ہے یہ اتنا زیادہ غیر شفاف ہے کہ آپ دیکھیں کہ سارے کا سارا اختیار جو ہے یہ آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے کہ یعنی ارکان جو ہیں وہ سارے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ہوں گے جنہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ اکثریت 2/3 میجارٹی آلریڈی ان کی اسی میں اس کمیٹی میں ہے، جوڈیشل کمیشن میں ہے۔ تو وہ اچھا پھر ایک اور بات سنیں میں آپ کو عرض کروں جو زیادہ خطرناک بات ہے، وہ یہ ہے کہ چلو اپوائنٹمنٹ کی حد تک بھی ہم مان لیتے، آگے پھر یہ ہے کہ ان کی کارکردگی جو ہے اس کا جائزہ بھی لینا ہے تو وہ اس کمیٹی نے لینا ہے جو ایگزیکٹو کی کمیٹی ہے۔ اب ججز کی کارکردگی سے مراد تو یہ ہوتی ہے کہ جو وہ کام پروفیشنل کر رہے ہیں وہ انہی کے ججز ہی دیکھیں، مطلب اس کا اور ان کے اپنا اندر میکنزم ہو جس طرح فوج کے اندر میکنزم ہے اب یعنی سیلف اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا۔ اب آپ نے یہ کر دیا ہے کہ جو جج کہیں ریلیف دے دے گا کسی یعنی ورکر کو جس کو گرفتار ناجائز کیا گیا ہو گیا، جس کے گھر پہ جا کے اس کی بیوی اور بچوں کو اغوا کر لیا گیا اور اس کا چیرہ دستیاں جو ہیں اس کی اپنا گورنمنٹ کی انتظامیہ کی اس کے یعنی اس کو ریلیف دینے کی کوشش کرے گا، اسے کہا جائے گا کہ جناب تمہاری کارکردگی خراب ہے۔ تو آپ اچھا دوسرا پھر یہ اس آس میں ہم نے دیکھا کہ ججز جو تھے بیچارے جب انتظامیہ کے ہاتھ میں آیا معاملہ وہ بیٹھے رہتے تھے کہ جو وہ کہتے ہیں آپ نے ملک یوم کا اور راشد عزیز والا قصہ تو کسی کو اب بھولا ہوا نہیں ہے۔ تو اب یہ اس طرح کی صورتحال واپس لوٹ رہی ہے، اس میں پاکستان کے عوام کے لیے تو فلاح کا کوئی ایسا عنصر نہیں ہے کہ جس میں لوگ خوش ہوں۔ ٹھیک ہے، عوام کے لیے فلاح کا آپ کو کوئی اس میں ایلیمنٹ نظر نہیں آتا۔ بہت شکریہ عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین ایک چھوٹے سے بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے اور ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ان کی رائے اسی ٹاپک پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔